जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड पेपर नंबर। दोस्तों देखेंगे पेपर नंबर 5 होगा, ठीक है। पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर जो ये 5 होगा ये 2023 यानी 1/10/2023 को जो पेपर पूछा गया था वही पेपर है। और पेपर नंबर 5 आपको पढ़ना क्या है, फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। दोस्तों अगर देखा जाए तो फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच जो हमारी वाणी है, ठीक है, वाणी, ठीक है, स्पीच वाणी और जो वाणी है उसके कैसे वाणी की उच्चारण होती है, वाणी के उच्चारण अभ्यास कैसे हम बोलते हैं, यानी कहने का अगर साफ शब्दों में अगर समझें तो जो हमारी वाणी होती है, भाषा होता है, उसी के बारे में हमें देखना है। लेकिन यहाँ पर केवल स्पीच से संबंधित इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा। और दोस्तों हर एक पेपर में इसके पहले हम लोग 1, 2, 3 और 4 5 पेपर देख चुके हैं। 3 पेपर केवल नहीं देखे हैं और आज हम देख रहे हैं वो 5 पेपर है। ये पेपर नंबर 5। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, आपको पता ही होगा कि जो आपको 45 में कम से कम 18 नंबर लाने हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पर है कोई सही और गलत का चिन्ह लगाना है और 5 प्रश्न यहाँ से आपको करने हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन हमेशा सघोष होते हैं। ये आपको देखिए, आप व्यंजन व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन व्यंजन को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। जैसे जैसे क साउंड जो होता है, ख, क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ट, ये सारे वर्ग हैं। और ये इसमें कौन घोष है, कौन अघोष है, कौन नासिक ध्वनियाँ हैं, कौन अंतस्थ व्यंजन है, ये सारे के बारे में यानी व्यंजन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, वाक श्वसन में हवा मौखिक और नाक कैविटी से बाहर निकल सकती है। तो वाक श्वसन जो हम बोलते हैं उस समय जो श्वसन है, हवा है, वो मुख और नाक दोनों के से निकलती है, बाहर निकलती है या एक से। तो सही बात है कि जब हम बोलते हैं तो जो श्वास होती है वो नेजल, जैसे नेजल साउंड, नासिका ध्वनियाँ, न हो गया, अंग हो गया, अड़ हो गया, ये सारे के सारे ध्वनियाँ नेजल साउंड के यानी नाक से बोलने वाली ये साउंड होती है। तो जब हम बोलते हैं तो हवा जो होता है, कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं वो नाक और मुंह दोनों से बाहर आते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाता है, लेकिन ये भी आपको पढ़ना है। दोस्तों कठोर तालु सक्रिय उच्चारक होता है। कठोर तालु जैसे हमारा ये मान लीजिए कि तालु हो गया, ये आपका जीभ हो गया, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट हो, कठोर तालु आगे हो गया, यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट। तो जो ये जीभ है तो जीभ का उच्चारण ड ड ट ट हम उच्चारण करते हैं ट, तो ये सॉफ्ट पैलेट यानी कोमल तालु को करता है। तो ये बोल रहा है कि कठोर तालु सक्रिय उच्चारक होता है, कठोर तालु। तो हाँ, ये भी कठोर तालु जो है सक्रिय उच्चारक है, क्योंकि जब भी हम कोई उच्चारण करते हैं तो कठोर तालु का महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कि अपना चौथा, कंप्यूटराइज वाक सहायता के उपयोग से श्रवण बाधित बच्चे को वाणी के बारे में तत्काल दृश्य प्रतिक्रिया मिलती है। यानी तत्काल दृश्य प्रक्रिया कंप्यूटराइज वाक सहायता यानी स्पीच ट्रेनर होता है। दोस्तों स्पीच ट्रेनर होता है, जैसे जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं उनको बुलवाने का एक यंत्र होता है ये स्पीच ट्रेनर। इसके द्वारा किया क्या जाता है कि उन बच्चों का सबसे पहले तो कान की जांच की जाती है, ठीक है, कान की जांच की जाती है और कान में कितना लॉस है। जैसे मान लीजिए कि कान सुनने की जो क्षमता हो सकता है कि कुछ कम सुन रहा हो, कुछ ज़्यादा सुन रहा है, तो उसको भी डीबी हम लोग इसके पहले देखे थे 40 डीबी सुनता है, 50 डीबी सुनता है, 60 डीबी की आवाज़ को सुनता है। तो कितने डीबी की आवाज़ को सुन लेता है उसके अनुसार जो हियरिंग एड होता है, हियरिंग एड भी आपको हम बताया था कि हियरिंग एड क्या कहलाता है। हियरिंग एड दोस्तों कान में सुनने की मशीन होती है। तो उस बच्चे को जितना लॉस है, जैसे होता है ना कि चश्मे का पावर कितना, आपके चश्मे का आँख की रोशनी समाप्त हुई है उसी के अकॉर्डिंग उस पावर का आपका चश्मा लगा दिया जाता है। उसी तरीके से कान में भी है, सुनने में भी है, आपके सुनने का पावर देखा जाता है कि कितने तेज आवाज़ को आप सुन लेते हैं, ठीक है, आप कितने तेज आवाज़ को सुन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको श्रवण यंत्र दिया जाता है। श्रवण यंत्र यानी उसी को हियरिंग एड कहा जाता है। और हियरिंग एड लगा करके
स्पीच ट्रेनर की सहायता से, जो स्पीच ट्रेनर होता है दोस्तों, इसकी सहायता से अगर बुलवाया जाए आपको, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से तुरंत वो आवाज़, जैसे हम प शब्द बुलवा रहे हैं बच्चे को, तो आप बोलिएगा तो सुन नहीं सकता, मशीन उसको नहीं लगाए हैं। जब मशीन उसको हियरिंग एड नहीं लगाए हैं, वो आवाज़ को नहीं सुन रहा है, तो आप प बोल रहे हैं, ठीक है, आप प बोल रहे हैं, तो बच्चा नहीं सुन रहा है, न सुन रहा है तो रिप्लाई भी नहीं देगा। लेकिन अगर उसको अच्छी तरीके से जांच करके हियरिंग एड लगा करके कंप्यूटराइज स्पीच ट्रेनर की सहायता से जब उसको हम बुलाएंगे, तो वो आवाज़ को तत्कालिक रूप से सीखेगा। लेकिन इसमें भी दोस्तों ये होता है कि कोई भी बच्चा अगर आवाज़ को, जैसे पापा वो नहीं सुना, वो पहले सुना, उसके कान में आवाज़ गई ही नहीं है कि पापा क्या होता है, और आपने जांच कर दिया, मशीन लगा दिया, तो पापा तो उसकी आवाज़ गया, कान में उसके पापा शब्द गया, लेकिन पापा को वो कैसे समझेगा? पहले उसको पापा को दिखा करके, उसके सामने हमें उसके पापा को दिखा करके बताना होगा कि ये देखो पापा, पापा उच्चारण करेंगे, वो उसको समझ जाएगा। ये है अ है, इसको हम बच्चे को दिखाएंगे और मशीन लगा देंगे और बोलेंगे तब को समझ जाएगा और ये जान जाएगा कि अ से अनार होता है, ठीक है, ये समझ जाएगा। तो जो बाणी से तत्काल दृश्य प्रतिक्रिया मिलती है, तो तत्काल तो मिलती है, लेकिन उसमें भी हमें उसको पहले से क्या करना होगा, तो उस क्षेत्र में प्रशिक्षण करना होगा। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है कि श्रवण मौखिक थेरेपी से सांकेतिक भाषा के उपयोग की अनुमति होती है, यानी यूज ऑफ साइन लैंग्वेज इज अलाउ इन ऑडिटरी बल्बर थेरेपी, यानी जो श्रवण प्रशिक्षण है, जैसे श्रवण मौखिक थेरेपी। दोस्तों अगर सुनने के लिए, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सुन नहीं पा रहे हैं तो आपके कान की जांच करा दी गई, कान की जांच करा दी गई, आपको मशीन दे दी गई, सुनने की मशीन आपको दे दी गई। अब क्या हुआ कि आप सुनने लगे, आवाज़ पहले तो कभी सुनते नहीं थे, अब आवाज़ क्या करने लगे, आप सुनने लगे। जब आवाज़ आप सुनने लगे तो उसमें आपको प्रशिक्षण दी जाती है, यानी उसको ऑडिटरी थेरेपी कहा जाता है, श्रवण प्रशिक्षण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? श्रवण प्रशिक्षण कहा जाता है दोस्तों, श्रवण प्रशिक्षण। इसमें किया क्या जाता है दोस्तों? श्रवण प्रशिक्षण में बच्चे को पहले पतली आवाज़ सुनाई जाती है। वो पतली आवाज़ यानी किसकी? थाली की आवाज़, घंटी की आवाज़, ये सब क्या होता है कि पतली होती है। लेकिन अगर तख्त चौकी हो गया, डफली हो गया, ड्रम हो गया, तो ये धम धम की जो आवाज़ आती है, इसको मोटी आवाज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये मोटी आवाज़ और पतली आवाज़ में अंतर करना सिखाते हैं। उसको कुत्ते और बिल्ली की आवाज़ में उसको बच्चे को अंतर करना सिखाते हैं। ये आपका श्रवण मौखिक थेरेपी होता है। और सांकेतिक भाषा के उपयोग की अनुमति होती है, तो सांकेतिक भाषा यानी उसमें सांकेतिक भाषा की अनुमति नहीं होती, संकेत नहीं करना होता है। संकेत करिएगा तो बच्चा संकेत करना सीख जाएगा, और थेरेपी दीजिएगा, बुलवाइएगा तो बच्चा बोलने का प्रयास करेगा। तो ये आपका होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अब 4 प्रश्न आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, एक एक नंबर का मिलेगा, 4 प्रश्न एक एक नंबर का। और ये प्रश्न दोस्तों बहुविकल्पी होगा। वाक का पराखंडीय पहलू है, वाक का पराखंडीय पहलू है, ये देखेंगे। बल, उतार चढ़ाव, वाक्यांश के रूप में बोलना और उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो बोलने में ये सभी चीज़ का यूज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों व्यंजन उच्चारण। व्यंजन उच्चारण का वाक्य मूल्यमापन पर करना चाहिए, यानी जो व्यंजन का उच्चारण है उसको किस मूल्यांकन? केवल ध्वन्यात्मक स्तर पर, केवल ध्वनिक स्तर पर, ध्वन्यात्मक स्तर पर, अखंडीय स्तर पर। तो दोस्तों व्यंजन का उच्चारण किस मूल्यांकन पर करना चाहिए, इसमें से आप क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा नंबर का पूछा गया बहुसंवेदी। बहुसंवेदी सिलेबल यूनिट उपागम का आग्रह करता है। बहुसंवेदी उत्तेजना केवल श्रवण उत्तेजना, केवल दृष्टि उत्तेजना, केवल स्पर्श योजना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि स्पीच ट्रेनर का वाक अध्ययन सुधार सहायक के तौर पर जो शिक्षा है उसके लिए उपयोग किया जाता है।
यानी स्पीच ट्रेनर। दोस्तों स्पीच ट्रेनर हम आपको बताया है कि जो भाषा सुधार है, ठीक है, भाषा किसी भी बच्चे का भाषा सुधार करना है तो हमें स्पीच ट्रेनर के माध्यम से उसको स्पीच दिया जाता है, यानी बुलवाया जाता है। तो ये दे रहा है कि केवल शिशुओं को, बच्चों और प्रौढ़ों को, केवल प्रौढ़ों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बच्चों और प्रौढ़ सबको स्पीच ट्रेनर की सहायता से शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक एक लाइन का, एक एक वाक्य शब्द का, एक एक वाक्य का आपको लिखना है और यहाँ पर 9 प्रश्न आपको मिलेंगे और एक एक नंबर का मिलेगा, यानी 9 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि क्या कोई 3 भाषा दोषों का नाम लिखे, यानी भाषा दोष कौन कौन कहलाता है। स्पीच डिसऑर्डर, लैंग्वेज सॉरी स्पीच भी होता है, यानी वाक डिसऑर्डर, यानी जैसे बोलने में जो समस्या होता है, और उसके बाद लैंग्वेज भाषा डिसऑर्डर के नाम लिखना है। वाक्य का कोई कार्य लिखिए, यानी फंक्शन ऑफ स्पीच, जो वाक्य है उसका एक कोई कार्य लिखने देना है। संयुक्त स्वर का एक उदाहरण दीजिए, यानी संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। कच्छा हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, ये इसका कोई एक इन स्वर का एक कोई उदाहरण, त्रिशूल या ये जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है अपना देखेंगे श्रवण हास पूर्व और श्रवण हास पश्चात बच्चे के भाषा विकास के बीच का कोई एक अंतर लिखिए। अब सोचिए कि जैसे श्रवण हास क्या होता है। आप शब्द को पकड़ना सीखिए कि श्रवण हास लिखा है तो श्रवण हास का मतलब क्या हुआ। श्रवण हास का मतलब जब अंग्रेजी आप पढ़ेंगे तो हियरिंग लॉस हो गया, यानी श्रवण दोष, वो बच्चा सुन नहीं पाता है, उसी को श्रवण हास बोला गया है। तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो सुन नहीं पाता है, उसके पहले और फिर सुनने लगा, उसके बाद भाषा विकास के बीच कोई एक अंतर लिखिए। इसमें भाषा विकास कैसे अंतर होगा, क्या होगा, यही आपको लिखना है होगा। तो जो सुन नहीं सकता है वो बोलेगा कैसे, या बोल करके, या भाषा सांकेतिक माध्यम से, जैसे आप कहीं घूमने के लिए गए तो वो साइन लैंग्वेज में बताएगा कि वहाँ चिड़िया थी, उड़ करके बताएगा, पानी को साइन लैंग्वेज में बताएगा। उस तरीके से ये श्रवण दोष, अगर उस तरीके से श्रवण दोष है उसको तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से बताने का प्रयास करेगा। लेकिन वही श्रवण हास पश्चात, यानी वो अगर कोई बच्चा है कि जो बोल सकता है, श्रवण दोष के बाद उसको मशीन लगा दिया गया बोल, तो वो बोलने का प्रयास करेगा और वो बोल करके वो बताने का प्रयास करेगा। ये सारे के सारे आपको अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे अंतर आप खुद सोचिएगा कि श्रवण दोष किसी को है तो उसमें, और श्रवण दोष जिसको सही कर लिया गया उसमें क्या अंतर होगा, उसको पढ़ाना भी आसान हो जाएगा, और सब बहुत सारे चीज़ हैं। नेक्स्ट, श्रवण बाधित बच्चे में पाए जाने वाली कोई उच्चारण त्रुटि का नाम लिखिए। अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो वो उच्चारण, कुछ भी उच्चारण करेगा तो उसमें कौन कौन से दोष पाए जाएंगे ये आपको लिख देना है। कोई एक निष्क्रिय उच्चारक का नाम दीजिए। उतार चढ़ाव का कोई एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 8वां नंबर पर है वनिकस क्षेत्र का क्या कार्य होता है, और गृह प्रशिक्षण का कोई एक महत्व दीजिए। दोस्तों गृह प्रशिक्षण यानी घर पर इसमें देता है, जैसे कोई बच्चा सुन बोल नहीं सकता है तो उसको घर पर प्रशिक्षण देने से कोई एक महत्व बताइए। घर पर प्रशिक्षण देने का महत्व है कि वो उसको घर पर टीचर मिल जाएंगे। घर प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसके मम्मी पापा दोनों साथ में रहेंगे तो कोई ना कोई एक सीख लेगा। तो आप नहीं रहेंगे तभी भी वो गार्जियन जो रहेगा वो अपना बच्चे को पढ़ाता रहेगा, लिखाता रहेगा, देखते रहेगा। तो ये सबसे बड़ा महत्व है कि जब घर पर होम प्रशिक्षण दी जाती है, गृह आधारित शिक्षा दी जाती है, तो बच्चे के साथ साथ उसके अभिभावक कोई सीख लेते हैं और उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर 6 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 आपको प्रश्न करना होगा और 3-3 नंबर का होगा। तो 6 प्रश्न देख लेते हैं। आप अपने बुक में कोई कॉपी रखिए और इसकी तैयारी कर लीजिए। केवल ये पेपर आप तैयार कर ले रहे हैं तो आप समझिए कि 75 से 80% ला सकते हैं। कितना ला सकते हैं? तो 75 से 80% आप केवल ये पेपर तैयार
तैयार करके ला सकते हैं और आप अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। तो आप जैसे वाक बोधगम्यता, वाक स्पीच इंटेलिजिबिलिटी क्या है, इसको आपको देख लेना है और ये टॉपिक को अपने डायरी में नोट कर लेना है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेना है। नहीं तो अगर आप बुक लिए हो तो बुक से देख लीजिए ये सारे टॉपिक। बच्चे के भाषा उत्तेजना में परिवार की भूमिका, यानी बच्चे जो होते हैं उनके भाषा उत्तेजना में परिवार की भूमिका क्या होती है, ये आपको लिखना है। परिवार का भूमिका क्या होगा आप खुद सोचिए और उसको लिख सकते हैं, ठीक है। भाषा विकास की पूर्व अवस्थाएं, भाषा जो विकास होता है बच्चे में, जो भाषा विकास होता है उसकी पूर्व आवश्यकता क्या होती है, बच्चे में भाषा विकास की पूर्व आवश्यकता क्या होती है। आप सोचिए कि कोई छोटा बच्चा है, उसमें भाषा डेवलप नहीं है, तो उसके लिए पूर्व हमें क्या आवश्यकता होगी। श्रवण बाधित बच्चों में भाषा समस्या, यानी श्रवण बाधित अगर बच्चा है तो आपको तो जब सुन नहीं सकता है तो उसमें भाषा की समस्या देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है, बात को समझ नहीं पा रहा है। वाक के पराखंडीय पहलू क्या है और क्यूड वाक स्पीच क्या चीज़ है, ठीक है, ये आप देख लेंगे और अपना आप डायरी अगर बनाएंगे तो सबसे अच्छा होगा। ये सारे पॉइंट लिख करके, गूगल से देख करके, बुक से देख करके आप अपनी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अगर इसका वीडियो दिया जाए तो 3 से 4 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और आप कहेंगे कि सर अगर तैयार कराइए, पूरा प्रश्न तैयार कराइए, तो पूरा प्रश्न हम लिख करके तैयार आपको कराएंगे। लेकिन आप अपने स्तर से अगर ये सारे के सारे टॉपिक करते हैं और क्लास नहीं कर रहे हैं तो आपका अगर देखा जाए तो अच्छी तरीके से तैयारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमारे कहने का आशय है। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और केवल 1 प्रश्न करना होगा और 1 प्रश्न केवल 8 नंबर का होगा। श्रवण मौखिक थेरेपी के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है। श्रवण मौखिक थेरेपी क्या होता है दोस्तों, ऑडिटरी बल्बर थेरेपी क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से आपको लिखना है। अगर ये नहीं आता है प्रश्न तो जन्म से 5 वर्ष के आयु के बच्चों की भाषा विकास के चरण लिखना है कि बच्चों में जो भाषा है इकोलेलिया, यानी सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रोता है, उसके बाद से इकोलेलिया यानी बबलाना है, इकोलेलिया है फर्स्ट वर्ड। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 साल के उम्र में बच्चा फर्स्ट वर्ड बोल देता है, उसमें कुछ है 12 मंथ के अवस्था में बच्चा बोलना शुरू कर देता है। कितने शब्द बोलता है ये आप देख लेंगे कि 1 साल में 2 साल में इस तरीके से बच्चे में कितने कितने भाषा या कितने शब्द विकास हो जाते हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एक इसमें से यहाँ भी 2 प्रश्न मिलेंगे और 1 प्रश्न केवल करना होगा और ये 7 नंबर का आपका होगा। यहाँ भी 2 प्रश्न आपको सामने देखने के लिए मिल रहा है और इसमें पहला प्रश्न है कि अधिभारीय कार्य के तौर पर वाक का वर्णन कीजिए। अगर आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे कि ये देखिए, इंग्लिश नहीं समझ में आता, हिंदी नहीं समझ में आता होगा तो आप गूगल पर ये डालिएगा। अगर गूगल से देख रहे हैं तो इंग्लिश डालिएगा तो ज़्यादा आपको अच्छी सहूलियत होगी और अच्छे तरीके से ये आपके सामने प्रश्न आ जाएंगे। भले उसका हिंदी आप कर सकते हैं, इंग्लिश में देगा उसका हिंदी आप करके आप देख लीजिएगा, नहीं तो बुक आप अपने पास होगा, बुक होगा तो और अच्छी बात है, ये आप देख लेंगे और अपने अनुसार नोट्स बना लेंगे, सबसे अच्छा ये आपके लिए होगा। नेक्स्ट दोस्तों है व्यक्तिगत और समूह अध्यापन पद्धति के बारे में लिखिए, यानी जो है इंडिविजुअल एजुकेशन और ग्रुप टीचिंग में क्या अंतर है। इंडिविजुअल का मतलब कि कोई बच्चा है अकेले, कोचिंग हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक बच्चे पर एक टीचर आता है, किस तरीके पढ़ाता है, क्या लाभ है उसके, क्या हानि है उससे, क्या फ़ायदा है इत्यादि। और ग्रुप में बच्चों को पढ़ाने से क्या लाभ है क्या हानि है आप देखेंगे। ग्रुप में लाभ भी है हानि है, इंडिविजुअल में लाभ है हानि है, यानी हर एक चीज़ में लाभ और हानि है अलग अलग पहलू से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ये जानकारी सब अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और आप अपनी आवश्यकता बताएंगे कि आपको क्या ज़रूरत है। स्पेशल फील्ड में आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आईपी के लिए क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है, इसके बाद और सारे प्रश्न अगर कुछ उठते हो जैसे इससे संबंधित जॉब कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा इत्यादि सारे अगर कोई क्वेश्चन आपसे हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और कमेंट में क्वेश्चन करेंगे, उसका मैं रिप्लाई उत्तर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।